हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इकरा स्टडी पॉइंट। हमने पिछली क्लास में देखा किस तरीके से समांतर माध्यिका बहुलक उस चैप्टर को बहुत सफलतापूर्वक हमने संपन्न किया और समझा भी। आई होप कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और आप लोगों ने उसे समझा भी होगा। आइए उसी कड़ी में हम देखते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की बात कर लें तो खास तौर से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा में द्विघात समीकरण से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और इस बार तो और भी ज्यादा क्वेश्चन आएंगे क्योंकि इस बार 30% सिलेबस कम किया गया है। उसके अकॉर्डिंग द्विघात समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो ही बीजगणित के चैप्टर इसमें मिलेंगे आपको। इन्हीं से ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे परीक्षा में। तकरीबन 18 नंबर के क्वेश्चन जो है आपके इन्हीं दो चैप्टरों से आएंगे। तो हम देखेंगे किस तरीके से द्विघात समीकरण को समझते हैं। आज का बस बेसिक कॉन्सेप्ट है द्विघात समीकरण को लेकर के कि द्विघात समीकरण में किस तरीके से हम उसके कैसे कैसे फार्मूले बनते हैं, उन फार्मूलों को किस तरीके से हम याद रखेंगे और किस तरीके से उसको क्वेश्चन पे अप्लाई हम करेंगे, इसको आज हम सीखेंगे और एक दो क्वेश्चन करके भी देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं उन फार्मूलों की मदद से। तो आइए द्विघात समीकरण के अंतर्गत आज हम देखते हैं पहला कि द्विघात समीकरण जो हमारा देखें, द्विघात समीकरण का जो मूल समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये हमारा मूल समीकरण द्विघात का माना जाता है। अगर देखें तो सबसे पहला सवाल, और ये तो गारंटी है आपके पेपर में ये सवाल बिल्कुल छपेगा, देख लीजिएगा, हूबहू यही पेपर में छपने वाला आपका पूछेगा कि ऐसे द्विघात समीकरण दे देगा और पूछ लेगा आप विविक्तर बताइए। तो विविक्तर बताने के लिए आपको इसको d से दर्शाते हैं। विविक्तर अगर आपको बताना है तो विविक्तर का बराबर फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। आप सोच रहे होंगे ABCD में घुमा रहे हैं सर जी, क्या पता चला ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। तो आइए आपको एक छोटा सा समीकरण लेकर के और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अगर यहां पे देखें हम तो एक समीकरण ले रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। हमने ये एक समीकरण ले लिया, ये द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण की बात करना, सवाल ये पूछ दे कि इसका विविक्तर बताइए, तो आप कैसे बताएंगे, आइए देखते हैं। तो विविक्तर का मतलब क्या होता है, जो फार्मूला हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें बी स्क्वायर कौन है भाई, बी कौन है, ए कौन है, सी कौन है, तो इससे आप तुलना करेंगे मूल समीकरण से। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो ए होता है, एक्स का जो गुणांक होता है वो बी होता है और जो बचता है शेष हमारा सी होता है। यहाँ देखें अगर तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है तो ए इक्वल टू हमारा 3 हो जाएगा। बी की बात कर ले तो बी इक्वल टू 2 हो जाएगा। याद रखिए कभी भी ये सिंबल के साथ होता रह जाता है, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस का 2 हम ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ सी देखें तो सी हमारा हो जाएगा माइनस का 5। अब इसका विविक्तर निकालेंगे तो विविक्तर हमारा यही होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की बात करें तो यानी 2 का वर्ग माइनस 4a, हमारा कितना है 3 और c हमारा कितना है माइनस का 5। अब देखेंगे कैलकुलेट कर लें तो 2 का वर्ग 4 होता है माइनस 4 3 12 12 5 60। यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 60, ठीक है। तो देखें कितना आ जाएगा हमारा 64, ये आ गया 64। ये हमारा विविक्तर होता है, ठीक है, ये विविक्तर होता है हमारा। मैंने क्या किया भाई, कुछ नहीं किया, इसी समीकरण में पहला a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक b होता है और ये c होता है। तो फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b में हम रख देंगे b का मान, उसका वर्ग कर देंगे 4 हो जाएगा। 4ac का मतलब है 4 यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, a और c का मतलब इन तीनों के बीच में गुणा का सिंबल होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो गुणा हम a की जगह 3 भर देंगे और c की जगह हम 5 भर देंगे, माइनस का 5 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 12 और 12 5 60 और माइनस माइनस में यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 64। ये हुआ विविक्तर। निश्चित ये सवाल आपके पेपर में आएगा, गारंटी है विविक्तर निकालने से रिलेटेड आपके 1 नंबर में जरूर क्वेश्चन पूछता है, केवल विविक्तर, एक लाइन में आप आंसर बता सकते हैं। आगे ये देखते हैं अब कंडीशन क्या बनती है भाई कि अगर हम विविक्तर निकाल लिए तो विविक्तर का मान कब कैसा निकलेगा। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं, यही चैप्टर का थीम है। क्या है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि विविक्तर है। यदि विविक्तर आपका बड़ा आए, छोटा आए 0 से, यानी अगर 0 से छोटा विविक्तर निकाल है, मान लिया हमने 64 निकाला है तो 0 से बड़ा है ना। अगर हम माइनस में ये वैल्यू आ जाती है हमारी माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 5 तो 0 से छोटा हो जाता है। जो 0 से छोटा आएगा यानी 0 से छोटा यदि विविक्तर का मान आ जाए तो याद रखिएगा इसका मूल काल्पनिक होता है।
मूल काल्पनिक होता है, इसके जो मूल निकलते हैं यानी x की जो वैल्यू निकलती है वही मूल कहलाता है, यानी मूल हमारा काल्पनिक होगा। काल्पनिक कब होगा? जब माइनस में हमारा विविक्तर निकल के आएगा तो उसका मान क्या होगा? मूल काल्पनिक होंगे, ठीक है। और दूसरा, देखिए कई बार परीक्षा में थोड़ा सा घुमाया यूपी बोर्ड की परीक्षा में, काल्पनिक की जगह लिख दिया अवास्तविक नहीं। जाहिर सी बात है जो वास्तविक संख्या नहीं होगी वो अवास्तविक ही होगी, सीधी सी बात है। उसमें लिख दिया वास्तविक नहीं, तो वास्तविक नहीं का मतलब काल्पनिक, याद रखिएगा। तो और दूसरी बात क्या है भाई, अगर विविक्तर का मान, इससे हमारा विविक्तर का मान छोटा आता है तो दिखेगा मूल काल्पनिक और असमान होते हैं, यानी x की वैल्यू दोनों अलग अलग आती है, ठीक है। ये हमारा ऋणात्मक होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा ऋणात्मक होता है। ये हमारा जैसे पॉजिटिव आया ना उसी तरह नेगेटिव, मान लीजिए माइनस का यहाँ 7 आ जाता तो क्या हो जाता? काल्पनिक हो जाता। दूसरा देखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी विविक्तर अगर बराबर आ गया 0 के, यानी हम ये मान निकाल रहे हैं विविक्तर और ये शून्य आ गया तो क्या होगा भाई? जब 0 आ जाएगा तो ध्यान रखिएगा कि मूल वास्तविक होंगे, और सबसे बड़ी बात इसका क्या है, इसके मूल आपस में समान होते हैं। इस पे सवाल बनता है आपका, मूल समान होता है यानी x की जो वैल्यू निकलती है दोनों बराबर निकलती है। कब? यदि विविक्तर का मान हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। यानी विविक्तर जब भी 0 होगा, अगर मान लीजिए कहे कि इसके मूल समान है तो आप डायरेक्ट विविक्तर निकाल के बराबर 0 कर दीजिएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। ये होता है आपका। तो देखिए जब भी विविक्तर आपका 0 आ जाए तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा, ये तो जरूर याद रखिएगा, समान होगा, ठीक है। उसके बाद देखें b स्क्वायर माइनस 4ac, यदि ये बड़ा आता है, बड़ा का मतलब मान लीजिए सीधा सीधा धनात्मक, अगर ये धनात्मक आता है, 0 से बड़ा का मतलब धनात्मक पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव आता है 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक तो होगा, इसके साथ साथ असमान होता है, दोनों अलग अलग आते हैं। आप सोच रहे होंगे असमान असमान, वास्तविक अवास्तविक में फंसा दिए पूरी तरह से, बिल्कुल फंसना नहीं है आपको। बस एक चीज याद रखिएगा कि जब कभी भी अगर बात करें वास्तविक की पूछे तो देखेंगे वास्तविक इन दोनों कंडीशन में होती है, यानी अगर 0 आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए, 0 आ जाए या धनात्मक आ जाए तो वास्तविक तो होता ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। केवल काल्पनिक होगा जब माइनस में आएगा हमारा विविक्तर, यानी तभी ये काल्पनिक होगा, बाकी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। समान असमान में आपको देखिए ये दोनों असमान होता, समान तभी होता है जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाता है, यानी विविक्तर की वैल्यू कितनी आ जाती है? 0 आ जाती है। दूसरा आइए देखते हैं थोड़ा सा आगे कंडीशन। देखिए मूल समीकरण जो द्विघात समीकरण दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, सवाल आपसे पूछ देता है तो मूलों का योगफल बताइए, मूलों का गुणनफल बताइए। तो देखिए दो तरीके होते हैं, या तो आप समीकरण का आप गुणनखंड करें, गुणनखंड करने के बाद जो x की वैल्यू आती है उसको ऐड करें तो मूलों का योगफल निकलेगा, अगर उसको गुणा करें तो मूलों का गुणनफल निकलेगा। दूसरा आपको सीधा सा उपाय मैं बताता हूं कि मूलों का योगफल निकालना हो, यदि मूल 2 हो हमारे अल्फा प्लस बीटा, तो कैसे आप निकालेंगे? देखेंगे आप कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। देखेंगे मूलों का योग निकालना हो तो कुछ नहीं करना, माइनस बी अपान ए कर देना है। ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ना यहाँ पे इस समय, मान इसी समीकरण को ये कह दे कि मूलों का योग बताइए, तो मूलों का योग निकालने के लिए ये a है, ये b है, ये c है, तो माइनस बी अपान ए कर देना है। b की वैल्यू 2 है तो सीधे सीधे b की जगह माइनस है, माइनस रखिए, b का बाद 2 रखिए, और उसके बाद देखेंगे आपका a है तो a की वैल्यू कितनी है? 3, यानी आ जाएगा माइनस का 2/3। मतलब इससे इस समीकरण से अगर मूलों का योग पूछ ले तो हमारा आ जाएगा माइनस का 2/3। केवल ये याद रखिएगा इसका जो फार्मूला होता है माइनस बी अपान ए, फार्मूला नहीं होता है, कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आएगा फार्मूले को, ठीक है। तो माइनस बी अपान ए। अगर मूलों का गुणनफल पूछ ले आपसे कि मूलों का गुणनफल बताइए, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा जिसके मूल निकलेंगे, तो सीधा सीधा c अपान ए होता है। यानी बोले तो अगर इस समीकरण से पूछ दे कि मूलों का गुणनफल बताइए तो c अपान ए, c हमारा माइनस का 5 है और a हमारा 3 है, यानी माइनस का 5/3, ये हमारा मूलों का गुणनफल निकल जाएगा। आगे देखते हैं द्विघात दिया, यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो, यानी द्विघात समीकरण की यदि मूल निकाल के दे दिया हो और उससे ये कहे कि द्विघात समीकरण बनाइए, निश्चित ये भी आपके पेपर में पूछता है, केवल 2 मूल दे देगा निकाल के x की वैल्यू और कहेगा आप जो है इससे एक समीकरण बनाइए द्विघात समीकरण। तो कैसे बनाएंगे? यदि द्विघात समीकरण में मूल अल्फा और बीटा दिया हो तो कैसे बनाएंगे? तो देखेंगे द्विघात समीकरण बनाने के लिए करना क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस, याद रखिएगा एक्स स्क्वायर के जस्ट बाद माइनस, उसके बाद कोष्टक में मूलों का योग, यानी जो 2 मूल दिया रहेगा उन्हीं को जोड़ देना है, ठीक है, मूलों का योग। उसके बाद इसमें इंटू हो जाएगा x का, क्योंकि x का गुणांक हमारा यहाँ मूलों का योग होता है। उसके बाद प्लस ये ab, यानी मूलों का गुणनफल है ये। तो देखिए आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा एक्स स्क्वायर अलग है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, यहाँ देखिए मूलों का गुणनफल, पहली बार एक्स स्क्वायर फिर माइनस, फिर यहाँ पे मूलों का योगफल x,
फिर यहाँ मैं लिखता हूँ इसको, देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, और इसमें क्या करना है, गुणा कर देना है किससे, एक्स से। बाकी यहाँ पे आप लिख सकते हैं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ठीक है, मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये फार्मूला बन गया। एक्स स्क्वायर, अगर दो मूल दिए हैं, मूल का योगफल लिखिए, उसमें मूलों का योगफल निकाल लीजिए, निकाल ही सकते हैं। उसके बाद यहाँ एक्स लगा दीजिए, एक्स से मल्टीप्लाई कर देना होता है, मूलों का गुणनफल आप देख ही रहे। क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, इसमें क्वेश्चन रख के करेंगे, कैसे क्वेश्चन होता है कैसे नहीं होता उसको आपको समझ में आएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं विविक्तर का। विविक्तर निकालने के लिए सवाल दिया आपका, दिया है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस c इक्वल टू 0। देखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस c इक्वल टू 0। तो इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का, तो इसमें पूछ दिया है कि c की वैल्यू बताइए, c की वैल्यू पूछ दिया। c की वैल्यू पूछे या किसी इसमें से गायब कर दे, किसी का भी मान पूछे, c की जगह कोई भी दे सकता है, p दे सकता है, x दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो आपको मान निकालना, तो कैसे क्या करेंगे, देखिए c की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो हम पता करेंगे, c की वैल्यू हम पता करेंगे इसका विविक्तर निकाल करके, ठीक है। क्वेश्चन में इसका दिया है कि इसके मूल बराबर है, क्वेश्चन में जानकारी ये भी दिया हुआ है कि इसके मूल जो है क्या है, बराबर है, मूल बराबर है, मूल इसके बराबर है। जब मूल बराबर है तो आप जानते हैं मूल बराबर कब होता है, जब विविक्तर का मान 0 हो जाता है। तो सीधे सीधे आप लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी मूल बराबर होने की कंडीशन में आपको यही करना है। अब देखें b का मान माइनस का 8 है, माइनस का 8 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4a, हमारा 2 है और c हमारा c है, ये देखिए। अब ये हो जाएगा 8 का जब और करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 माइनस 4 गुना 8 c बराबर 0। यहाँ आप क्या करेंगे, 64 बराबर 8c को जब इधर ले जाएंगे माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा 8c, ठीक है। अगर ये पक्षांतर करना आपको ना समझ में आता हो तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहां आपको मिल जाएगा कि कैसे मैंने प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, वज्रगुणन विधि से कैसे समीकरण को हल करना बताया। आप जाके उसको देखें और समझे, उसके बाद इसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। समीकरण को लेकर के जो भी आपके मन में कंफ्यूजन होगा, पक्षांतर को लेकर जो भी मन में कंफ्यूजन होगा, सब समाप्त हो जाएगा। अब देखें, अब यहाँ क्या करेंगे, 8 से इसको काट देंगे, यानी c की वैल्यू आ गई 8, c की वैल्यू आ गई है एकदम आपके लेटेस्ट 2019-20 दोनों में ये पूछा हुआ सवाल है यूपी बोर्ड की परीक्षा में। किस तरीके से, तो आपने देखा कि यहाँ बस ये जानकारी दी थी, ये द्विघात समीकरण है, कह दिया है कि इसमें c की वैल्यू बताइए यदि इसके मूल आपस में बराबर है। तो जब मूल बराबर है तो मेरे भाई के कुछ नहीं करना, आपको विविक्तर की वैल्यू बस 0 कर देनी है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कर देंगे, आपका मान निकल जाएगा। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज का ये टॉपिक आपने समझा भी होगा, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है नेक्स्ट धीरे धीरे आपको लो लेवल से लेकर के और हाई लेवल तक आपको पढ़ाने का काम करूंगा। जितने भी वीडियो बनाने पड़े इस पे मैं बनाऊंगा, लेकिन द्विघात समीकरण को लेकर के किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए, और काफी बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आगे आपको किसी भी तरीके से परीक्षा में थोड़ा भी दिक्कत ना हो आपको द्विघात समीकरण को समझने में और उसको करने में। क्योंकि द्विघात समीकरण एक ऐसा चैप्टर है, केवल अगर आप इसे पढ़ लेते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ लेते हैं, तो समझ लीजिए आपका बहुत हद तक जो है पास होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इन सब चैप्टरों को बहुत अच्छे से पढ़ा करें, बहुत अच्छे से समझा करें। आई होप कि आप लोगों को आज का पढ़ाना, आज का ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दूसरों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि कोई भी शिक्षा से वंचित न रह जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। जय हिंद साथियों।